हाँ, नमस्कार। हाँ। आज हम इस पर बात करेंगे कि नैतिक मूल्य मतलब ये जो सही गलत की हमारी समझ है, आखिर ये बनती कैसे? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि समाज में क्या सही और क्या गलत, हम्म। ये कैसे तय होता है। हम्म। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास की दुनिया, अब देखिए भूगोल, हम्म। लोग, अर्थव्यवस्था, हम्म। ये सब कैसे हमारे विचारों और नियमों को बनाते हैं। सही बात है। सब सोचते हैं सही गलत के बारे में, पर ये आता कहाँ से है? हाँ, वही। हम्म। चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं आज। बिल्कुल। तो देखिए, नैतिक मूल्य मूल रूप से वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो पैमाने हैं जो किसी व्यक्ति या समाज के व्यवहार को दिशा देते हैं। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये समाज की जो नैतिक व्यवस्था है ना, उसके कंट्रोलर और निर्धारक दोनों होते हैं। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? भूगोल से? स्रोत बताते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां सीधा असर डालती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जैसे सोचिए, जहां जमीन बंजर है, खेती मुश्किल है। तो वहाँ मांसाहार शायद ज्यादा आम होगा, उसको नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। या फिर जैसे बहुत ठंडे इलाके हैं, वहां का पहनावा अलग होगा, या शायद मद्य जैसी चीजों का चलन ज्यादा सामान्य माना जा सकता है, जरूरत बन जाती है वो। और ये सिर्फ खाने पीने या कपड़ों की बात नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि जैसे संसाधन कितने उपलब्ध हैं, पानी है, अच्छी जमीन है या शिकार है, हाँ। और माहौल के हिसाब से ढलने की जो जरूरत है, वो समाज के गहरे नियम बना सकती है। जैसे? कोई उदाहरण? ऐसे? जैसे मान लीजिए रेगिस्तानी इलाका है, पानी बहुत कम है, तो वहां पानी को कैसे शेयर किया जाएगा, इसके नियम शायद बहुत सख्त होंगे। अच्छा। और ये नियम फिर ईमानदारी, सहयोग जैसे मूल्यों से जुड़ जाएंगे। तो परिवेश ने पहले संस्कृति बनाई और फिर नैतिकता। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि समाज की अपनी बनावट, जैसे कितने लोग हैं या स्त्री पुरुष का अनुपात, ये भी असर डालता होगा। निश्चित रूप से। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, उनका दबाव नैतिक मूल्यों को आकार दे सकता है। कैसे? जैसे सोचिए, कोई समाज है जहां आबादी बहुत कम है या कम हो रही है, तो हो सकता है वहां गर्भपात या परिवार नियोजन को नैतिक रूप से सही न माना जाए, क्योंकि समाज की जरूरत है आबादी बढ़ाना। राइट। और वो लिंगानुपात वाला पॉइंट भी था। स्रोत कहते हैं कि जहां मर्दों या औरतों की संख्या में बहुत फर्क हो, हाँ बिल्कुल। जहां बड़ा असंतुलन हो, वहां विवाह की कुछ अनोखी प्रथाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे बहुपति या बहुपत्नी विवाह। हाँ बिल्कुल। और समाज उन्हें उस खास स्थिति में नैतिक रूप से स्वीकार्य मान लेता है, क्योंकि वो एक तरह का सामाजिक संतुलन बनाने का तरीका बन जाता है। कमाल है। मतलब ये आंकड़े जो सिर्फ नंबर्स लगते हैं, हाँ। वो तय कर सकते हैं कि शादी कैसे होगी या परिवार कैसा दिखेगा। हाँ, ये बहुत आकर्षक बात है इसमें। ये दिखाता है कि समाज अपनी ज़रूरतों और दबावों के हिसाब से कैसे नियम बनाता है, और फिर वो नियम धीरे धीरे हमारे नैतिक मूल्यों का हिस्सा बन जाते हैं। ज़रूरतें नैतिकता को प्रैक्टिकल बनाती हैं एक तरह से। और इन जरूरतों का मैनेजमेंट, वो तो सीधे सीधे आर्थिक व्यवस्था से जुड़ता है। स्रोत में पूंजीवाद और समाजवाद का जिक्र है हाँ बिल्कुल। कि जैसे पूंजीवादी समाज है, तो वहां शायद व्यक्तिगत सफलता, कंपटीशन, इनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। सही। और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था में शायद सबका भला, सामाजिक योगदान, इन पर ज्यादा जोर होगा। और इसके पीछे की विचारधाराएं बहुत अहम है। ये आर्थिक सिस्टम सिर्फ पैसे के लेन देन तक ही नहीं रहते, ये समाज की नैतिकता में, मतलब सोच में गहरे उतर जाते हैं। कैसे? मतलब स्रोत बताते हैं कि ये सिस्टम तय करते हैं कि मेहनत का क्या मतलब है, सक्सेस किसे माना जाएगा, जिम्मेदारी किसकी है, समाज की या व्यक्ति की। अच्छा। ये चीजें सीधे तौर पर असर डालती हैं कि लोग क्या चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, और समाज उनसे क्या उम्मीद रखता है। तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि कोई एक सिस्टम नैतिक रूप से बेहतर है, या बस ये दिखाते हैं कि असर अलग अलग होता है? नहीं, स्रोत आमतौर पर बेहतर या बदतर का फैसला नहीं सुनाते, वो बस विश्लेषण करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग आर्थिक मॉडल अलग अलग नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि हमारी जो मौजूदा आर्थिक व्यवस्था है, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत प्रेरणाओं और सामाजिक उम्मीदों को कैसे ढाल रही है। ये सोचने वाली बात है। सही कहा। तो हमने भूगोल देखा, जनसंख्या देखी, अर्थव्यवस्था, लेकिन इनके अलावा भी तो कई चीजें हैं। स्रोत धर्म की बात करते हैं। हाँ, धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कि ईश्वरीय इच्छा या धर्म ग्रंथों का पालन करना ही नैतिक है।
फिर व्यक्ति का अपना अंतःकरण, हाँ, कॉन्शियंस और इंट्यूशन भी, अंतःप्रज्ञा। राइट, और फिर संस्कृति, समाज, परिवार, हमारे टीचर्स, कानून, फिलॉसफी। ये सब भी तो है। बिल्कुल। ये सब मिलकर, जैसा स्रोत कहते हैं, व्यक्ति या समाज में सद्गुण यानी अच्छे चरित्र या व्यवहार को एनकरेज करते हैं। और यही सद्गुण नैतिक मूल्यों की नींव है ना? एग्जैक्टली, वही अंकुर है। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये इन सभी अलग अलग चीजों का एक जटिल मिश्रण है। कोई एक फैक्टर अकेले सब कुछ तय नहीं करता। ये सारे धागे आपस में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर किसी समाज का नैतिक ताना बाना बुनते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका मतलब ये हुआ कि नैतिक मूल्य कहीं अचानक से पैदा नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे जमीन से जुड़े हैं, हमारे भूगोल से, हमारी आबादी से, हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारी आस्थाओं, परंपराओं, कानूनों से। हाँ, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लगातार एक दूसरे पर असर डाल रही हैं। इट्स डायनामिक। तो कोई फिक्स्ड हमेशा के लिए सही या गलत जैसी चीज शायद होती ही नहीं। देखा जाए तो यही लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि नैतिक व्यवस्थाएं कितनी बदलती रहती हैं, कितनी बहुआयामी होती हैं। शायद इसीलिए कोई एक यूनिवर्सल नैतिकता खोजना इतना मुश्किल काम है। सही। और ये जो अलग अलग प्रभाव हैं, इन पर सोचने से ये सवाल उठता है कि अलग अलग समाजों में, अलग अलग समयों में नैतिक मानक असल में कितने स्थिर रह सकते हैं या कितने बदल सकते हैं। ये वाकई सोचने के लिए एक अहम बिंदु है कि ये सारे फैक्टर्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में या आज जो दुनिया में बहसें चल रही हैं, उनमें हमारी नैतिक सोच को कैसे प्रभावित कर रहे होंगे। बिल्कुल, इस पर विचार करते रहना